तो अगर मैं कहूँ कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था की रफ्तार बनाए रखने के लिए दूसरे देशों पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर है, तो कोई भी आसानी से यकीन कर लेगा, है ना? हाँ बिल्कुल। मतलब जब भी हम ऊर्जा सुरक्षा या एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सीधे हमारे दिमाग में कच्चे तेल के टैंक या गैस पाइपलाइन की तस्वीरें आती हैं। सही कहा। आंकड़े भी यही बताते हैं कि हम अपनी ज़रूरत का लगभग 90% कच्चा तेल और 50% प्राकृतिक गैस बाहर से मंगवाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है। जब बात इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की आती है तो भारत की जो आयात निर्भरता है वो नकारात्मक है, नेगेटिव है, -0.15%। ये सच में मतलब जो लोग इस सेक्टर को रोज नहीं देखते उनके लिए ये बहुत हैरानी वाली बात हो सकती है। बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हम बाहर से बिजली मंगाने के बजाय अपने पड़ोसी देशों को बिजली बेच रहे हैं। हम नेट एक्सपोर्टर हैं। और देखिए, इसके पीछे कोई जादू नहीं है। ये दशकों के बुनियादी ढांचे और एक सोची समझी रणनीति का नतीजा है। ये जो नेगेटिव नंबर है ना, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। हाँ, तो ये क्या दर्शाता है? ये साफ तौर पर दिखाता है कि देश के भीतर हमारी जो बिजली उत्पादन क्षमता है उसने घरेलू मांग को तो पूरा किया ही है, साथ ही एक सरप्लस स्थिति भी पैदा कर दी है। अरे वाह। और जो भी लोग आज बाजार, इंफ्रास्ट्रक्चर या हमारी इकोनॉमी के भविष्य को ट्रैक कर रहे हैं, मुझे लगता है उनके लिए इस पूरे पावर सप्लाई चेन को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इसके बिना आप भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर बूम को डिकोड कर ही नहीं सकते। सही कहा। और आज के इस डीप डाइव का हमारा मिशन भी यही है। हम इस जटिल पावर सेक्टर को थोड़ा खोल कर देखेंगे और समझेंगे कि कैसे देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी खुद को बदल रही है। एक पारंपरिक कोयला आधारित महारत्न कंपनी से एक महारत्न से निकलकर एक विविध ऊर्जा दिग्गज यानी डाइवर्सिफाइड एनर्जी मेजर बन रही है। देखिए, एनटीपीसी सीधी शुरुआत करना सबसे तार्किक कदम है। अगर भारत के इस पूरे पावर सेक्टर को हम एक इंजन मान लें तो एनटीपीसी उसका सबसे मुख्य पिस्टन है। मुख्य पिस्टन? बिल्कुल। देश में जितनी भी बिजली पैदा होती है उसका लगभग 25% हिस्सा अकेले यही कंपनी उत्पन्न करती है। 1/4 बिजली। बाप रे, 25%? बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, तो जब भी कोई निवेशक या विश्लेषक इस सेक्टर को देखता है तो एनटीपीसी की बैलेंस शीट और उनकी भविष्य की योजनाएं पूरे सेक्टर का बैरोमीटर बन जाती हैं। अच्छा, तो चलिए इस विशाल इकोसिस्टम को थोड़ा डिकोड करते हैं, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर लोग जनरेशन कंपनी और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के बीच बहुत उलझ जाते हैं। हाँ, ये बहुत आम बात है। मुझे तो ये पूरा सेक्टर एक बहुत बड़ी और जटिल लॉजिस्टिक्स पाइपलाइन की तरह लगता है। ये एनालॉजी काफी अच्छी है, क्योंकि जब तक हम इस पाइपलाइन के अलग-अलग हिस्सों को नहीं समझेंगे, हम ये पकड़ ही नहीं पाएंगे कि असल में मुनाफा कहाँ बन रहा है और रिस्क कहाँ छुपा है। बिल्कुल सही। और इसी लॉजिस्टिक्स पाइपलाइन वाले नजरिए से अगर हम देखें तो इस पूरे पावर इकोसिस्टम को हम 6 अलग-अलग परतों या लेयर्स में बांट सकते हैं। अच्छा, 6 लेयर्स। तो पहली परत कौन सी हुई? जो पहली परत है वो है जनरेशन यानी बिजली का उत्पादन। ये वो जगह है जहां असल में कच्चे माल जैसे कि कोयला, गैस या सूरज की रोशनी को बिजली में बदला जाता है। और जैसा कि हम बात कर रहे थे, इस परत का निर्विवाद रूप से सबसे बड़ा खिलाड़ी एनटीपीसी ही है। ठीक है, तो जनरेशन हमारी पाइपलाइन का स्रोत हो गया, जहां से सब शुरू होता है। इसके बाद आती है दूसरी परत जिसे हम ट्रांसमिशन कहते हैं, राइट? हाँ, ट्रांसमिशन। ये असल में वो हाई स्पीड हाईवे है जिस पर बिजली सफर करती है। देखिए, बिजली बन तो गई, बिल्कुल, लेकिन उससे पावर प्लांट से सैकड़ों किलोमीटर दूर शहरों तक, कारखानों तक पहुंचाना भी तो है। बिल्कुल। और ये एक बहुत बड़ा तकनीकी काम है। यहाँ पर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन जैसी संस्थाएं काम करती हैं। उनके पास करीब 1.83 लाख सर्किट किलोमीटर लंबी लाइनों का एक विशाल जाल है। 1.83 लाख, बहुत बड़ा नेटवर्क है। हाँ, और देश का लगभग 85% इंटरस्टेट पावर फ्लो इन्हीं लाइनों के जरिए होता है। अच्छा, लेकिन इन बड़े बड़े पावर प्लांट्स और हाई स्पीड हाईवेज को हवा में तो नहीं बनाया जा सकता ना? एकदम सही बात है। इसके लिए जमीन पर काम करने वाले लोग चाहिए। तो यही हमारी तीसरी परत आती है, ईपीसी
यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन। हाँ, और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि जनरेशन कंपनियां जैसे कि एनटीपीसी वो खुद ईंट गारे का काम नहीं करती। वो लार्सन एंड टुब्रो जैसी दिग्गज कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट देती हैं। L&T जैसी कंपनी। बिल्कुल, आपको पता है L&T जैसी कंपनियों का एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑर्डर बुक 7.3 लाख करोड़ रुपए के पार जा चुका है। अरे बाप रे। हाँ, ये वो कंपनियां हैं जो असल में जाके टरबाइन लगाती हैं, बड़े बड़े कूलिंग टावर बनाती हैं और तारों का जाल बिछाती हैं। तो जनरेशन, ट्रांसमिशन और फिर EPC। लेकिन स्रोत, हाईवे और निर्माण, इन तीनों चीजों में तो बहुत भारी पूंजी लगती होगी। बहुत ज्यादा। और यही एंट्री होती है हमारी चौथी परत की, जिसे हम फाइनेंसिंग कहते हैं। अच्छा, बिना फाइनेंसिंग के तो ये पूरी पाइपलाइन ही सूखी रह जाएगी। बिल्कुल सूखी रह जाएगी। PFC और REC जैसी जो सरकारी वित्तीय संस्थाएं हैं, वो इस इकोसिस्टम की जीवन रेखाएं हैं। मैंने हाल ही में पढ़ा था कि इन दोनों के विलय की बात चल रही है। हाँ, जब बजट के दौरान इनके विलय की बात सामने आई तो बाजार ने इसे बहुत गंभीरता से लिया था, क्योंकि अगर ये मिल गए तो इनका सम्मिलित लोन बुक 17 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो जाएगा। 17 लाख करोड़। हाँ, और ये संस्थाएं बहुत ही सस्ते और लंबी अवधि के कर्ज देती हैं। इसी वजह से ये भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर जमीन पर खड़ा हो पाता है। ठीक है, अब आते हैं पांचवी परत पर, जो मुझे लगता है शायद इस पूरी चेन का सबसे मुश्किल और दर्दनाक हिस्सा है। आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। डिस्ट्रीब्यूशन यानी राज्य के बिजली विभाग, या जिन्हें हम डिस्कॉम्स कहते हैं। ये उस पाइपलाइन का आखिरी सिरा है जो सीधे हमारे घरों के मीटर तक पहुंचता है। और मजे की बात यह है कि यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा लीकेज होती है। वो कैसे? देखिए, जनरेशन कंपनी ने बिजली बना दी, ट्रांसमिशन ने उसे पहुंचा दिया, फाइनेंसिंग वालों ने पैसा दे दिया, लेकिन डिस्कॉम्स को असल में आम उपभोक्ताओं से बिल वसूलना होता है। और फिर पूरी चेन को वो पैसा वापस ऊपर भेजना होता है। बिल्कुल, और ये अक्सर एक बहुत बड़ी राजनीतिक और ढांचागत चुनौती बन जाती है। पैसे अटक जाते हैं और इन पांचों परतों के ऊपर अब एक और नई परत आ गई है, छठी परत, जो कि है रिन्यूएबल्स, है ना? हाँ, रिन्यूएबल्स, जो इस पूरे सेक्टर के काम करने के समीकरण को ही तेजी से बदल रही है। अच्छा, इस पूरी 6 परतों वाली व्यवस्था को समझने के बाद जब मैं एक निवेशक के नजरिए से देखता हूँ तो एक सवाल बार बार मेरे दिमाग में आता है। कैसा सवाल? देखिए, एनटीपीसी मूल रूप से एक कोयला आधारित जनरेशन कंपनी रही है। अब कोयले के दाम तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत तेजी से ऊपर नीचे होते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल होते। फिर भी जो विश्लेषक हैं वो एनटीपीसी के बिजनेस मॉडल को बहुत सुरक्षित मानते हैं। हमारे स्रोत भी एक टर्म का जिक्र करते हैं, रेगुलेटेड रिटर्न ऑन इक्विटी या ROE, जो कि 15.5% तय है। हाँ, 15.5%। तो ये जो कॉस्ट प्लस टैरिफ मॉडल है, ये असल में काम कैसे करता है? मतलब मान लीजिए कल को वैश्विक बाजार में कोयले के दाम दुगने हो जाते हैं, तो क्या एनटीपीसी को भारी नुकसान नहीं होगा? यही तो इस पूरे सेक्टर की सबसे दिलचस्प वित्तीय संरचना है। कॉस्ट प्लस टैरिफ का सीधा सा मतलब ये है कि एनटीपीसी का जो भी खर्चा आ रहा है, जो भी खर्चा, हाँ, चाहे वो संचालन का खर्च हो, मेंटेनेंस हो या फिर कोयले की बढ़ी हुई कीमत ही क्यों ना हो, वो सारा का सारा खर्च खरीदार पर यानी स्टेट डिस्कॉम्स पर पास कर दिया जाता है। इसे पास थ्रू कहते हैं। अच्छा, यानी अगर कोयला महंगा हुआ तो सीधे सीधे बिजली महंगी हो जाएगी। बिल्कुल, लेकिन एनटीपीसी का जो अपना 15.5% का मार्जिन है, वो उनके निवेश पर फिक्स रहता है, उस पर कोई आंच नहीं आती। इसका मतलब तो ये हुआ कि कमोडिटी बाजार के जो भी उतार चढ़ाव हैं, उनसे एनटीपीसी पूरी तरह से इंसुलेटेड या सुरक्षित है। 100% सुरक्षित है। उनका मुनाफा कोयले की रोजाना की कीमत पर निर्भर ही नहीं करता। तो फिर किस चीज पर निर्भर करता है? इस बात पर कि उनकी मशीनें कितनी तैयार हैं और कितनी चालू हालत में हैं, जिसे प्लांट अवेलेबिलिटी कहते हैं। और इसी गजब की सुरक्षा की वजह से उनके पास एक बहुत ही अनुमानित, मतलब प्रिडिक्टेबल कैश फ्लो आता रहता है। किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए ये सबसे बड़ी ताकत होती है। सही बात है। और अगर उनकी मशीनों के चालू हालत में रहने की बात करें तो स्रोतों में एक आंकड़ा बहुत ध्यान खींचता है। कौन सा आंकड़ा? देखिए, आज एनटीपीसी की जो स्थापित क्षमता है वो लगभग 80 से 82 गीगावाट के बीच है। बिल्कुल। और इनके जो कोयला संयंत्र हैं उनका प्लांट लोड फैक्टर या PLF
77.44%, 77.44% है, जबकि हमारा जो राष्ट्रीय औसत है वो सिर्फ 67%, 67% है। ये बहुत बड़ा अंतर है। वही तो, ये 10% से ज्यादा का अंतर है। ऐसा क्यों है कि एनटीपीसी के प्लांट्स बाकी देश के प्लांट्स के मुकाबले इतने ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं? इसके पीछे का जो विज्ञान है ना, वो मेरिट ऑर्डर डिस्पैच के नियम में छिपा है। मेरिट ऑर्डर डिस्पैच, ये क्या होता है? इसे थोड़ा आसान भाषा में ऐसे समझिए, जब किसी राज्य के डिस्कॉम को बिजली खरीदनी होती है तो वो सबसे पहले उस पावर प्लांट से बिजली लेता है जिसकी दर सबसे कम हो, जिसकी वेरिएबल कॉस्ट सबसे सस्ती हो। जाहिर सी बात है, कोई भी सस्ता ही खरीदना चाहे बस। बिल्कुल। और एनटीपीसी के पास कई ऐसे पुराने पावर प्लांट हैं जिनका कैपिटल कॉस्ट पूरी तरह से डेप्रिशिएट हो चुका है। अच्छा, यानी उनकी मशीन की जो मूल लागत थी वो वसूल हो चुकी है। एकदम सही। अब क्योंकि पुरानी मशीनों की लागत निकल चुकी है, इसलिए उनकी बिजली बनाने की दर ग्रिड में सबसे सस्ती पड़ती है। ओह, तो डिस्कॉम सबसे पहले भागकर एनटीपीसी की बिजली खरीदते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए उनके प्लांट अपनी कुल क्षमता के 77% से ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है। ये उनके लिए एक जबरदस्त नकद प्रवाह का इंजन बनाता है। क्या बात है। लेकिन जो बिजनेस मॉडल आज इतना बेहतरीन पैसा बना रहा है, वो आगे भविष्य में टिकेगा या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, और यहीं से इस पूरी कहानी में एक नया मोड़ आता है। आप उनके ब्राइटर प्लान 2032 की बात कर रही हैं ना? बिल्कुल। हमारी स्रोतों के मुताबिक कंपनी का लक्ष्य 2032 तक अपनी कुल क्षमता को 130 से 149 गीगावाट तक ले जाना है। और सबसे बड़ी बात, इसमें से 60 गीगावाट सिर्फ रिन्यूएबल यानी नवीकरणीय ऊर्जा से आने वाला है। 60 गीगावाट की रिन्यूएबल क्षमता, ये तो एक बहुत ही विशाल लक्ष्य है। बहुत बड़ा लक्ष्य है। और देखिए, ये जो बदलाव हो रहा है, ये सिर्फ पर्यावरण या ग्रीन होने के लिए नहीं हो रहा है। तो इसके पीछे और क्या कारण है? अगर हम इसे एक व्यापारिक नजरिए से देखें तो जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल का जो भविष्य है वो बहुत अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। हाँ, वो तो है। गैस और कोयले की सप्लाई चेन में आए दिन भू राजनीतिक झटके आते रहते हैं। कभी कहीं युद्ध हो गया, कभी सप्लाई रुक गई। तो एनटीपीसी 60 गीगावाट की स्वच्छ ऊर्जा बनाकर खुद को भविष्य के इन ईंधन संकटों से बचा रहा है। ये एक तरह की हेजिंग है। हेजिंग है, ठीक है, लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? देखिए, एक तरफ तो हम 60 गीगावाट ग्रीन एनर्जी के इतने विशाल सपने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ स्रोत ये भी बहुत साफ साफ बताते हैं कि एनटीपीसी अभी भी 8 गीगावाट के नए थर्मल प्रोजेक्ट्स में, यानी कोयला प्लांट्स में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है। हाँ, ये बात सच है। तो अगर आप खुद को पूरी तरह से एक ग्रीन एनर्जी कंपनी बनाना चाहते हैं, तो फिर कोयले में 1 लाख करोड़ क्यों फूंक लें? क्या ये अपनी रणनीति को काटना नहीं हुआ? देखिए, पहली नजर में ये जरूर एक विरोधाभास लगता है, लेकिन हमें इसे एक ट्विन ट्रैक रणनीति के रूप में देखना चाहिए। ट्विन ट्रैक मतलब 2 रास्तों पर एक साथ चलना? बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है और हमारी बिजली की मांग में भारी उछाल आया है। बिजली तो बहुत चाहिए हमें। अब रिन्यूएबल ऊर्जा जैसे सौर और पवन, ये बहुत अस्थिर होती है। सूरज ढलने के बाद तो सोलर काम नहीं करता ना। हाँ, रात में तो सूरज नहीं चमकेगा। तो देश की जो बेस लोड पावर की जरूरत है, यानी जो 2400 घंटे बिजली चाहिए, उसे पूरा करने के लिए 2030 तक कोयला पूरी तरह से अपरिहार्य है। अच्छा, यानी हम रातों रात कोयले का स्विच ऑफ नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते, सिस्टम बैठ जाएगा। और दूसरी अहम बात, ये जो 60 गीगावाट का ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, इसके लिए खरबों रुपए चाहिए। अब ये सारा पैसा कहाँ से आएगा? ये पैसा एनटीपीसी के इन्हीं मौजूदा और नए कोयला संयंत्रों से आने वाले 15.5% फिक्स्ड रिटर्न वाले कैश फ्लो से ही आएगा। तो वो कोयले से मुनाफा कमाकर उसे ग्रीन एनर्जी में निवेश कर रहे हैं। बिल्कुल। ये एक बहुत ही व्यावहारिक और संतुलन भरी रणनीति है। क्या बात है, मतलब वो अपने पुराने इंजन का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि नया इलेक्ट्रिक इंजन बनाया जा सके। बहुत सही एनालॉजी है। लेकिन फिर एक सवाल उठता है, सिर्फ ये थर्मल वाला कैश फ्लो इतने बड़े ग्रीन सपने को पूरा करने के लिए काफी तो नहीं होगा? उन्हें बड़ी मात्रा में नई पूंजी भी तो चाहिए होगी। बिल्कुल चाहिए होगे, और यहीं पर वैल्यू अनलॉकिंग का कॉन्सेप्ट सामने आता है। वैल्यू अनलॉकिंग? हाँ, स्रोतों से हमें पता चलता है कि एनटीपीसी अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली ग्रीन एनर्जी सब्सिडियरी
एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड या जिसे हम NGEL कहते हैं उसका IPO लेकर आ रही है। NGEL का IPO। आपको पता है NGEL के पास पहले से ही 6 गीगावाट की ऑपरेशनल क्षमता है और करीब 20 गीगावाट की पाइपलाइन कतार में है। अरे वाह, 20 गीगावाट। लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि एक अलग IPO लाने की जरूरत क्या पड़ गई? क्या NTPC ये सारा रिन्यूएबल का काम अपनी ही मूल कंपनी के अंदर रखकर नहीं कर सकती थी? इसका जो जवाब है ना वो आज के ग्लोबल फाइनेंस की वास्तविकताओं में छिपा है। वो कैसे? देखिए, आज दुनिया भर में ESG रेटिंग्स यानी एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस रेटिंग्स निवेश का एक बहुत बड़ा पैमाना बन गए हैं। ESG रेटिंग्स जो बड़े यूरोपियन पेंशन फंड्स हैं, सॉवरेन वेल्थ फंड्स हैं और अंतर्राष्ट्रीय निवेशक हैं, उनके पास बहुत सख्त नियम हैं। वो किसी भी ऐसी कंपनी में निवेश नहीं कर सकते जिसका रेवेन्यू कोयले से आता हो। ओह, तो अगर NGEL पूरी तरह से NTPC के अंदर ही काम करता रहता तो वो इन विशाल वैश्विक फंड से एक भी डॉलर नहीं जुटा पाते। बिल्कुल, क्योंकि NTPC मूल रूप से तो एक कोयला कंपनी है। आपने एकदम सही नब्ज पकड़ी है। ग्रीन बिजनेस को अलग करके यानी उसका स्पिन ऑफ करके NTPC ने उन तमाम अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं जो सिर्फ स्वच्छ और हरित ऊर्जा में पैसा लगाना चाहते हैं। एकदम सही। और इससे न सिर्फ NGEL को सस्ते रेट पर पूंजी मिलेगी, बल्कि जब इस सब्सिडरी का बाजार में मूल्यांकन तय होगा तो वो मूल कंपनी यानी NTPC की वैल्यू में भी भारी उछाल लाएगा। वाह, ये तो एक क्लासिक वैल्यू अनलॉकिंग रणनीति है। बिल्कुल, एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं आप इसे। सच में। और सिर्फ सोलर या विंड ही नहीं, स्रोत ये भी बताते हैं कि NTPC हाई फ्रंटियर टेक्नोलॉजी में भी बहुत आक्रामक तरीके से उतर रहा है। हाँ, बिल्कुल उतर रहा है। मैंने पढ़ा कि आंध्र प्रदेश के पुडीमडका में, जो विशाखापट्टनम के पास है, वहां 1.85 लाख करोड़ रुपए के भारी निवेश से एक ग्रीन हाइड्रोजन हब बन रहा है। 1.85 लाख करोड़। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। इसका लक्ष्य 1500 टन प्रतिदिन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। ये भविष्य की ऊर्जा तकनीक में एक बहुत बड़ा दाव है और ग्रीन हाइड्रोजन निश्चित रूप से अगला बड़ा फ्रंटियर है ही। बिल्कुल। लेकिन बात सिर्फ हाइड्रोजन तक सीमित नहीं है। उनका जो नवाचार है वो हर दिशा में फैल रहा है। उन्होंने न्यूक्लियर पावर में प्रवेश करने के लिए NPCIL के साथ अश्विनी नाम का एक जॉइंट वेंचर भी बनाया है। अश्विनी, अच्छा, परमाणु ऊर्जा के लिए। और ग्रिड की स्थिरता के लिए भी तो वे नई तकनीक ला रहे हैं। कम करने के लिए अपने कोयला संयंत्रों में बायोमास को फायरिंग भी कर रहे हैं। तो ये सब मिला के उनका ESG स्कोर काफी अच्छा हो गया होगा। बिल्कुल। इन्हीं सब रणनीतिक कदमों के कारण केयर एज ने NTPC को 74.3 का शानदार ESG स्कोर दिया है। अरे वाह। देखिए, एक ऐसी कंपनी के लिए जिसकी जड़ें पूरी तरह से कोयले में हों, 74.3 का स्कोर हासिल करना बाजार को एक बहुत ही मजबूत और सकारात्मक संदेश देता है। कागज पर तो ये पूरी कहानी बहुत ही शानदार और सुरक्षित लगती है। स्थिर कैश फ्लो, ग्रीन एनर्जी में विस्तार, नई तकनीक और बेहतरीन रेटिंग, सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता है। लेकिन जमीन पर इस विशालकाय ट्रेन को पटरी से उतारने वाले खतरे भी तो होंगे। खतरे तो हर बिजनेस में होते हैं। तो चलिए वापस उसी 5वीं परत पर चलते हैं जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया था, डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, डिस्कॉम्स। अगर मैं इसे एक सैलरी वाले इंसान के नजरिए से देखूं तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे मेरे कॉन्ट्रैक्ट में सैलरी तो बहुत अच्छी लिखी है, लेकिन मेरा बॉस हर महीने पेमेंट देने में 6 महीने की देरी करता है। बहुत सही तुलना है। तो ऐसे में कोई इंसान अपनी भविष्य की EMI कैसे चुकाएगा? ये तुलना इस स्थिति को बहुत सटीकता से बयां करती है। इस पूरे पावर इकोसिस्टम का जो सबसे बड़ा ढांचागत जोखिम है वो ये राज्य की डिस्कॉम्स ही हैं। पैसा अटक जाता है। हाँ, NTPC का डिस्कॉम्स पर बकाया यानी रिसीवेबल्स अक्सर 15,000 करोड़ रुपए के आसपास मंडराता रहता है। बाप रे, 15,000 करोड़ रुपए? ये कोई छोटी रकम नहीं है। अगर पाइपलाइन के एकदम अंत में बैठा डिस्कॉम पैसा नहीं चुकाएगा तो पूरी चेन का नकद प्रवाह बाधित हो जाएगा ना। बिल्कुल हो जाएगा। हालांकि NTPC की बैलेंस शीट इतनी बड़ी है कि वो इस झटके को सह लेते हैं, लेकिन फिर भी ये हमेशा एक चिंता का विषय बना रहता है। और बाजार का मिजाज भी तो बदल रहा है। स्रोतों में एक बात बहुत स्पष्ट रूप से रेखांकित की गई है कि पावर सेक्टर में बाय एवरीथिंग एरा खत्म हो गया। बाय एवरीथिंग एरा? हाँ, मतलब वो दौर
जब कोई भी पावर स्टॉक खरीद लो और मुनाफा कमा लो। बिल्कुल। कुछ समय पहले तक सेक्टर में जो एक तरफा तेजी थी वो अब एक तरह की मैच्योरिटी में बदल रही है। अब ये बाजार पूरी तरह से एग्जीक्यूशन फर्स्ट हो गया है। एग्जीक्यूशन फर्स्ट मतलब? इसका मतलब है कि बाजार अब हवाई वादों पर प्रीमियम नहीं देगा। वो सिर्फ उन कंपनियों को पुरस्कृत करेगा जो अपने भारी भरकम प्रोजेक्ट्स को तय समय और तय बजट के भीतर पूरा करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर प्रोजेक्ट लेट होता है तो उसकी कॉस्ट इतनी बढ़ जाती है कि सारा मुनाफा ही खत्म हो जाता है। सही कहा आपने। और प्रतिस्पर्धा भी तो बढ़ रही है। टाटा पावर और अडानी पावर जैसे आक्रामक प्राइवेट खिलाड़ी अब सिर्फ थर्मल में ही नहीं, रिन्यूएबल्स में भी आ रहे हैं। हाँ, रिन्यूएबल्स और रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन में भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तो ऐसे कड़े प्रतिस्पर्धी माहौल में एनटीपीसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वे अपनी विशाल ऑर्डर बुक को असल जमीनी मुनाफे में कितनी तेजी से बदल पाते हैं। अंत में एग्जीक्यूशन ही भविष्य तय करेगा। तो अगर हम आज की इस पूरी डीप डाइव का सार निकालें तो तस्वीर बहुत ही स्पष्ट हो जाती है। बिल्कुल। एनटीपीसी अब सिर्फ वो पुरानी सरकारी कंपनी नहीं रही जो मालगाड़ी से आए कोयले को जलाकर बस बेस लोड बिजली बनाती थी। नहीं, अब वो छवि बदल चुकी है। हाँ, ये अब स्मार्ट ग्रिड, बैटरी स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन और न्यूक्लियर ऊर्जा का एक विविध ऊर्जा पावर हाउस बन रही है। और वो भी भारत की तेजी से बढ़ती विशाल ऊर्जा मांगों और दुनिया भर के क्लीन एनर्जी दबावों के बीच एक बहुत ही बारीक संतुलन बनाते हुए। सही बात है। अपने मजबूत थर्मल जड़ों का इस्तेमाल करके अपनी नई रिन्यूएबल शाखाओं को सींच रही है। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के संक्रमण काल के लिए यही संतुलन सबसे व्यवहारिक होता है। ऊर्जा सुरक्षा से कोई समझौता किए बिना भविष्य की तकनीक में सुनियोजित निवेश। और इस पूरी बातचीत के बाद एक बहुत ही दिलचस्प और विचारोत्तेजक सवाल मेरे दिमाग में आता है जिस पर हम सभी को गौर करना चाहिए। कैसा सवाल? देखिए, जैसा कि हमने बिल्कुल शुरुआत में देखा था, भारत की बिजली आयात निर्भरता आज नकारात्मक है। हम एक नेट निर्यातक हैं। राइट, हाँ बिल्कुल। तो जरा सोचिए, जब भविष्य में दक्षिण एशिया के सभी देशों जैसे नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, इन सब के पावर ग्रिड पूरी तरह से आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या होगा? ये एक बहुत बड़ी संभावना है। क्या ये संभव है कि एनटीपीसी सिर्फ भारत की ही ऊर्जा जरूरतों को पूरा न करे बल्कि पूरे उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा ऊर्जा निर्यातक बन जाए? अरे वाह! क्या हम भविष्य के एक ऐसे दक्षिण एशियाई एनर्जी हब की तरफ देख रहे हैं जो पूरे उपमहाद्वीप की अर्थव्यवस्थाओं को चलाएगा? मुझे लगता है ये निश्चित रूप से एक ऐसा पहलू है जिस पर आगे और शोध किया जा सकता है। ये संभावना पूरी तरह से वास्तविक है और मैं तो ये कहूंगी कि अगर एग्जीक्यूशन सही रहा तो पावर सेक्टर के अगले दशक की पूरी कहानी यही हो सकती है। बिल्कुल। तो आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि इस चर्चा से श्रोताओं को भारत के पावर सेक्टर की जटिलताओं और उसमें एनटीपीसी की बदलती भूमिका को देखने का एक नया नजरिया मिला होगा। इस विषय पर विचार करते रहें और ऐसे दिलचस्प विश्लेषणों के लिए हमारे साथ बने रहें।